महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में नए कोरोना मामलों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 8,067 थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 6 नए मामलों के आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या 460 पहुंच गई है। शनिवार को मुंबई में कोरोना के 6,347 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि अगर जनता नियमों का पालन नहीं करेगी तो केस और बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार कड़े फैसले लेने को मजबूर होगी। मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर टास्क फोर्सची मीटिंग झाली, त्याला राजेश टोपे बाकीचे सगळेजण होते। या संदर्भामध्ये साधारण दररोजचा आकडा लक्षामध्ये घेऊन किती पट्टीमध्ये पेशंटची संख्या वाढतीये ते बघून त्याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल। पण पेशंटची संख्या फार गतीने जर वाढायला लागले तर नाईलाजाने अजून कठोर निर्णय घेण्याची। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में अब अस्पतालों की तैयारियों को देखने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 जनवरी से की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोकथाम के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो, वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज किया जाए, सभी को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए, वैक्सीनेशन के लिए आम लोगों को संपर्क किया जाए, किशोरों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चले, बाहर से आने वालों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग हो, जिलों में कोविड कंट्रोल रूम को एक्टिव रखा जाए। केंद्र सरकार ने कोरोना से रोकथाम के लिए राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो, होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो, निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए, हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में पाबंदियों का दायरा और बढ़ाया गया है। राज्य के 5 जिलों के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक इन 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज और जिम को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिन जिलों के लिए यह आदेश जारी हुआ है उनमें फरीदाबाद और गुरुग्राम के अलावा पंचकुला, अंबाला और सोनीपत शामिल है। फिलहाल ये आदेश 12 जनवरी तक के लिए जारी किए गए हैं। इससे पहले पूरे राज्य की तरह ही इन जिलों में भी दोनों डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही 50% क्षमता में संस्थानों को खुलने की अनुमति दी गई थी। कोरोना की रोकथाम के उपायों के बीच कल 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 के साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इसी सिलसिले में राज्य अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से बच्चों के लिए बन रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से ही शुरू हो चुका है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल दिल्ली की प्रबंध निदेशक ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन को बड़ी सफलता बताया। अचीवमेंट है कि बच्चों को भी अब वैक्सीन इस महीने से चालू हो जाएगा और इससे हम जो बच्चों में ट्रांसमिशन का जो डर है वो कम होगा। जो हमने देखा है कि बच्चों में अभी तक वैक्सीन नहीं मिली और 15 से 18 में पहले फेज में ये वैक्सीनेशन होने जा रहा है, तो इससे निश्चित रूप से जो प्रोटेक्शन है बच्चों में, जो स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें बहुत निश्चित रूप से ये आवश्यकता लंबे टाइम से महसूस की जा रही थी। हमने देखा कि विदेश में पहले से ही बच्चों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, पर भारतवर्ष में अब इस महीने में स्टार्ट हो रहा है और एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। कोरोना के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को 2,500 से अधिक कोरोना के केस दर्ज हुए। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,716 मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले दिल्ली में करीब 1,796 मामले दर्ज किए गए थे। नए मामलों के मिलने से संक्रमण दर में भी करीब 1% का इजाफा हुआ है। तो दिल्ली में हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि 29 दिसंबर को जहां 923 केस आए थे, वहीं 30 दिसंबर को 1313 केस आए। उसके बाद देखिए लगातार किस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है। तो दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि संक्रमण दर भी करीब 4 गुना बढ़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते पहले 26 दिसंबर को 290 कोरोना के मामले सामने आए थे, जो 27 दिसंबर को बढ़कर 331 हुए, 28 दिसंबर को बढ़कर 496 हुए, 29 दिसंबर को केस 923 पहुंच गए, 30 दिसंबर को 1313 केस और 31 को 1,796 केस आए, जबकि 1 जनवरी को 2,716 कोरोना के मामले दर्ज हुए।
दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ने गए 2 पुलिस वालों पर लोगों ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग की, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि गुस्साए लोगों ने दोनों पुलिस वालों को घेर लिया और देखते ही देखते इन लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव होते ही दोनों पुलिसकर्मी पीछे हटने लगे, लेकिन भीड़ ने पथराव बंद नहीं किया। बंदूक लेके चल रहे। लिहाजा पहले तो इन पुलिस वालों ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर दिखाकर भीड़ को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो एक पुलिस वाले ने एक के बाद एक 2 गोलियां हवा में चला दी। ये देख। इसके बाद भी उग्र भीड़ ने दोनों का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कुछ दूर तक दौड़ा लिया। इस 30 सेकंड के वीडियो में 2 लड़के गाली गलौज करते हुए पुलिस वालों का पीछा करते हुए नजर आए, मगर वो किसी तरह भीड़ के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रहे। हरियाणा के यमुनानगर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक गेस्ट टीचर पानी की टंकी पर चढ़कर ड्रामा करने लगा। ये गेस्ट टीचर पक्की नौकरी और बढ़ी हुई तनख्वाह देने की मांग पर वहां चल रहे आंदोलन में शामिल हुआ था, लेकिन अचानक वो पास की एक पानी की टंकी पर चढ़ा और खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। उसकी इस हरकत से वहाँ हड़कंप मच गया। टंकी के पास बाकी दूसरे टीचरों की भीड़ जमा हो गई, जो उसे समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश करने लगी। अपने साथी टीचरों की अपील का उस पर कोई असर नहीं हुआ और मांगे माने जाने तक टंकी पर रहने की चेतावनी दी। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुँच गए और उसे नीचे उतारने की तरकीब में जुट गए। हरियाणा के भिवानी में नए साल के पहले ही दिन एक बड़ा हादसा हो गया। वहां डाडम खनन क्षेत्र में जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। पहाड़ से गिरे पत्थरों के नीचे कई गाड़ियां दब गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से वहां कई मजदूर पहाड़ काटने के काम में जुटे थे। तभी जमीन खिसकने की वजह से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसकी चपेट में वहां काम करने वाले कई लोग आ गए। यही नहीं, बड़े बड़े पत्थरों के बीच कई मशीनें और गाड़ियां भी दब गई। इस घटना के बाद तो वहां हाहाकार मच गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं और बिना वक्त गवाए राहत बचाव का काम शुरू किया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पत्थरों को काटने का काम शुरू किया गया, ताकि वक्त रहते उन्हें बचाया जा सके। हादसे की जानकारी मिलते ही राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी वहां पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए। जल्दी हो सकता है, जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई और कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर दुख जताया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हादसे पर दुख जताया। जो दबे हुए लोग हैं उनकी सुरक्षित आए, ये मेरी दुआ है। प्रदूषण की वजह से 2 महीने पहले ही पहाड़ खनन के काम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन एनजीटी ने 30 दिसंबर को ही खनन का काम दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी थी। लेकिन नए साल के पहले ही दिन वहां ये हादसा हो गया। पीएम मोदी ने किसानों को तोहफा दिया। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करते हुए किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फ्री टैबलेट योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 2,65,000 छात्रों को फ्री में टैबलेट दिए जाएंगे। 2,65,000 सभी छात्रों को, छात्राओं को, जिनको सभी को टैबलेट मिलेंगे, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया और एक दिन में 20,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक देश के 23 राज्यों में फैल चुका है। इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली से आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इसके तहत वो सभी लोग जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वैक्सीन लगवा सकते हैं।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हाल ही में हुई आईटी की छापेमारी का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा। साथ ही ऐलान किया कि यूपी में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरे तेंदुए के एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने ये बताया है कि तेंदुए का बच्चा रात में शिकार की तलाश में कुएं में गिर गया था, जिसका पता चलते ही उसे बचाने के लिए फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सबसे पहले वन विभाग के अधिकारियों ने रस्सी से बांधकर कुएं में एक चारपाई उतारी, जिस पर तेंदुए का बच्चा बैठ गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने कुएं में एक पिंजरा उतारा, लेकिन चारपाई और पिंजरे के बीच की दूरी ज्यादा होने की वजह से तेंदुए का बच्चा उसमें नहीं गया। इसके बाद चारपाई को नजदीक ले जाया गया और जैसे ही चारपाई पिंजरे के पास पहुंची, उस पर बैठा तेंदुए का बच्चा बड़े आराम से पिंजरे में दाखिल हो गया। खटिया पानी में डाल के उसको बैठने के लिए जगह उपलब्ध कर दी। पूरे तैयारी के साथ उस बेपट को केज पानी के अंदर छोड़ के उससे बाहर निकाला। पिंजरे के अंदर पहुंचते ही तेंदुए के बच्चे को तुरंत कुएं से बाहर निकाल लिया गया और फिर वन विभाग की टीम उसे गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। यूपी चुनाव में पूरे दमखम में उतरे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़े हमले किए। अखिलेश के साथ गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने साफ कहा कि वो तो गठबंधन चाहते हैं, लेकिन अखिलेश लगातार उन पर हमले करते रहते हैं। यही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि अखिलेश की वजह से ही चुनावों में बीजेपी को जिन्ना जैसा मुद्दा मिल गया। आपने कहा कि जिन्ना उन्हें याद आ रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में अखिलेश यादव के जिन्ना बस रहे हैं। इसका क्या मतलब है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने अपनी ज़बान से कहा था ना, और इस चुनाव में उन्होंने मुद्दा दे दिया संघ परिवार को, और खामखा बीजेपी को मौका मिल गया मुसलमानों से और नफरत फैलाने का। सर, एक और अहम बात आपने कही, आपने कहा कि जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और लोग खैरात से बने, 19% मुसलमानों की बात आप मंच से लगातार कर रहे हैं, इसमें क्या कहना दरअसल चाह रहे हैं? सच है कि अखिलेश और समाजवादी एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करती है, मगर जब सत्ता मिल जाती है तो दूर दूर तक मुसलमान नजर नहीं आता। इन्हीं के दौर में मुजफ्फरनगर का कांड हुआ और सिर्फ यादव परिवार को, यादववाद को वो फरोग देते हैं, वो प्रमोट करते हैं। अखिलेश यादव से गठबंधन करना चाहते हैं आपने? देखिए, ये जो है ना, मोहब्बत एक रुखी नहीं हो सकती है, ये वन वे लव नहीं हो सकता है, और किसी से अलायंस करना नहीं करना ये टीवी कैमरा पर आकर नहीं बोला जाता। मगर जब उन्होंने इस तरह का अनाप शनाप हम पर इल्ज़ाम लगाया तो हमने कहा कि हाँ सही है, भारत में तो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगना हमारा मुकद्दर बन चुका है। हम पर ही इल्ज़ाम लगता है ना, आप पर तो कहाँ लगता है, अखिलेश पर कहाँ लगता है, मुलायम सिंह पर कहाँ लगता है, इल्ज़ाम तो हम पर ही लगता है। इसीलिए आजम खान जेल में भैंस चोरी के सिलसिले में और बकरी चोरी और किताबों की चोरी में इल्ज़ाम तो हम पर ही लगता है ना। हम पर इल्ज़ाम लगता है, हम जेल को जाते हैं, फसाद में हम मारे जाते हैं और सत्ता आपको मिलती है हमारी लाशों के ऊपर। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में केंद्र ने राज्यों को टेम्पररी हॉस्पिटल बनाने और होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी राज्यों को उनके हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी जारी किए गए। केंद्र की तरफ से चिट्ठी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जिक्र भी किया गया है और ये लिखा गया है कि यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन की वजह से मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए सभी राज्य अपने यहां अस्पताल, दवाएं और बाकी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कर ले ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। यूरोप के देश रोमानिया में हर साल की तरह इस बार भी बुराई को भगाने की परंपरा निभाई गई। इस परंपरा में रोमानिया के सैकड़ों लोग भालू जैसी दिखने वाली पोशाक पहनते हैं और इस बार भी वहां आयोजित कार्यक्रम में कई लोग भालू जैसी दिखने वाली पोशाक पहनकर सड़कों पर निकले। ज्यादातर लोगों ने अपने सिर पर भालू की जैसी दिखने वाली पोशाक पहनी हुई थी। ढोल की धुन पर थिरकते हुए ये लोग शहरों की गलियों में निकले। बताया गया कि इस तरीके से रोमानिया के लोग कई घरों का चक्कर लगाते हैं और उनका मानना है कि उनके ऐसा करने से उन घरों से बुराई दूर भाग जाती है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां मामूली विवाद में कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि 5 लोगों की 2 मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचने के बाद इलाके में बवाल होने लगा। वो लोग एक मकान पर हमला बोलने लगे, जिन्हें दूसरी तरफ से भी बराबर का जवाब मिला। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज होने लगी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें मोटरसाइकिल से पहुंचे लोग लगातार एक मकान पर पत्थर बरसाते दिखे, जिन पर उस मकान में रह रहे लोगों ने भी ऊपर से पत्थर फेंके। ऐसा उन्होंने तब किया जब वो बवाल खड़ा करने के बाद वहां से लौट रहे थे। आरबीआई के नए नियम लागू हो गए। नए साल की शुरुआत से आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू कर दिए, जिसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। आरबीआई ने कार्ड के डेटा को लीक होने से बचाने के लिए नया नियम बनाया, जिसकी वजह से किसी भी वेबसाइट पर ग्राहकों की सेव की हुई जानकारी अपने आप डिलीट हो जाएगी। यानी ग्राहकों को अपने कार्ड की पूरी जानकारी हर बार पेमेंट के लिए देनी होगी। इसके अलावा भी कई नियमों में बदलाव किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास भारत और पाकिस्तान के जवानों ने नए साल के मौके पर मिठाइयां देकर एक दूसरे को बधाई दी। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी की महिला पार्षद ने अपने बेटे को थाने से छुड़ाने के लिए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने उनके बेटे को शराब के नशे में होने के आरोप में पकड़ा था, जिसके बाद वो थाने पहुंच गई और पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। फिल्म एक्टर मृणाल ठाकुर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने इसकी जांच करवाई थी। बाद में सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने खुद को आइसोलेट करने की भी बात कही। विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के मकसद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा लोगों से किया। समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अखिलेश के इस वादे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया। सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। अंतरिक्ष में पृथ्वी पर एक नया खतरा मंडरा रहा है और जल्द ही एक भारी भरकम उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आने वाले हफ्तों में पृथ्वी के नजदीक से 3 उल्कापिंड गुजरेंगे, लेकिन इनमें एक विशाल इमारत की आकार का उल्कापिंड 11 जनवरी को पृथ्वी के दायरे में आएगा, जिसका नाम अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने 2013 YD48 रखा, जो करीब 104 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है, जिसकी चाल पर नासा नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसकी चाल में जरा सा भी बदलाव पृथ्वी के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। हालांकि उल्कापिंड का पृथ्वी के पास से गुजरना एक सामान्य घटना है, लेकिन जब कोई विशाल इमारत के आकार का उल्कापिंड धरती के पास से गुजरता है तो ये अंतरिक्ष में पृथ्वी पर खतरा पैदा कर सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर पार्टी आदेश देगी तो वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर या अयोध्या से योगी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई के बाद कुछ और इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई उनमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के अलावा मोहम्मद याकूब भी शामिल है, जिनके कन्नौज वाले घर पर सुबह सुबह आयकर विभाग टीम पूरे दलबल के साथ पहुंची और फिर कुछ ही देर बाद वहां एक नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई। ये मशीन एक साइकिल पर लाद कर मोहम्मद याकूब के ठिकाने पर लगाई गई और 4 बैंक कर्मचारियों को भी वहां बुलाया गया। इतना ही नहीं, वहां एक कंप्यूटर और फोटोकॉपी मशीन भी लाई गई। इस कार्रवाई के दौरान घर के अंदर पुलिस की एक टीम भी मौजूद रही। नोट गिनने की मशीन आई है, जिससे ये अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर कैश हो सकता है और इस कैश को गिनने के लिए ये मशीन आई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। वैष्णो देवी मंदिर में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। नए साल के पहले ही दिन वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की वजह से मारे गए 12 लोगों को जम्मू कश्मीर के कटरा में श्रद्धांजलि दी गई। कटरा के दर्शन ड्योढ़ी के पास कैंडल जलाकर भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 44 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने नई सुबह नई शुरुआत योजना के तहत 44 नक्सलियों को सरेंडर करवाया, जिनमें 9 महिला नक्सली भी शामिल थी। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नेता राम सुधाकर यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। राम सुधाकर यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ की मोहनलालगंज में परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अखिलेश सुबह 11:30 बजे परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ की स्मृति उपवन में रोजगार गारंटी महारैली करेंगे। प्रशासन ने केजरीवाल की रैली को इजाजत देते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कोरोना हो गया। उन्होंने ट्वीट कर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की जानकारी दी और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना की जांच करवाने की अपील की। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुंबई में तैयारियां तेज हो चुकी है, जिसकी कुछ तस्वीरें शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से भी सामने आई है, जहां बच्चों को कोरोना की टीका लगाने के लिए अलग से 5 कमरे और वैक्सीन लगने के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए 1 कमरा तैयार किया गया है। ये पूरा हिस्सा है जो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए बनाया गया है। यही नहीं, इस सेंटर पर एक हॉल जैसा कमरा भी तैयार किया गया, जहां टीका लगने से पहले लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। बड़ा वेटिंग रूम है 1000 लोगों के लिए, पूरा कवर्ड है, फैंस, वेंटिलेशन, वहाँ कैंटीन भी अवेलेबल है। ये सभी तैयारियां ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कम से कम समय में टीका लगाने के लिए की गई, ताकि कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सके। अमेरिका के कोलोराडो में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि वहां के जंगलों में जले मकान बर्फ से ढक गए। 2 दिन पहले गर्मी और तेज हवाओं की वजह से वहां भयानक आग लगी थी और उसमें 600 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए थे। लेकिन इस तबाही के 2 दिन बाद मौसम का मिजाज बदल गया और वहां बर्फबारी शुरू हो गई। जो जंगल और मकान आग से हुई तबाही की गवाही दे रहे थे, उन पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से पट गया। सामने आई तस्वीरों में आग की वजह से मलबे में तब्दील हुए मकान बर्फ में जमे नजर आए। जली हुई गाड़ियां हो या पेड़ पौधे, सब पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखी। हालांकि बर्फ से घिरे कुछ मकानों के नीचे से धुएं जरूर उठते दिखे। ये वो मकान थे जो जल तो गए, लेकिन उनमें आग के सुलगने का सिलसिला जारी था। बताया गया कि वहाँ करीब 6 इंच बर्फबारी हुई और तापमान माइनस में चला गया। अमेरिका में एक सड़क हादसे के दोषी की कैद की सजा को 1 या 2 नहीं बल्कि 100 साल घटा दिया गया है और ये फैसला कोलोराडो के गवर्नर ने बीते साल 30 दिसंबर को सुनाया है। उन्होंने दलील ये दी है कि जो अपराध 26 साल के उस अपराधी ने किया था, उसके हिसाब से उसे दी गई सजा का समय ज्यादा है। हुआ कुछ यूं था कि 2019 के अप्रैल महीने में कोलोराडो राज्य का रहने वाला वो शख्स लकड़ी लेकर ट्रक से कहीं जा रहा था और तभी उसके ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बाद वो उसके आगे चल रही गाड़ियों से जा टकराया था और इस भिड़ंत में एक के बाद एक कई कारों ने आग पकड़ ली थी और इस हादसे में 4 लोग अपनी जान खो बैठे थे और इस मामले में 2019 के दिसंबर में उसे दोषी पाते हुए 110 साल की कैद की सजा सुना दी गई थी, जिसका विरोध आम लोगों ने किया और आम लोगों के साथ ही हॉलीवुड अभिनेत्री किम कार्दाशियन ने भी किया और यही वजह रही कि लगातार बढ़ते दबाव और विरोध को देखते हुए वहां की गवर्नर ने ये फैसला ले लिया। हरिद्वार में हुई धर्म संसद मामले में यति नरसिंहानंद समेत 2 पर एफआईआर। हरिद्वार में हुई धर्म संसद मामले में यति नरसिंहानंद समेत 2 और लोगों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इस मामले में 3 और लोगों पर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोप है कि हरिद्वार में हुई एक धर्म संसद में लोगों ने भड़काने वाले बयान दिए थे। नए साल के पहले दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से निकलकर जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंच गए। वहां सीएम गहलोत ने ठंड से लड़ रहे लोगों को कंबल बांटे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लोगों ने थाना प्रभारी की जमकर पिटाई की। आरोप है कि थाना प्रभारी शराब के नशे में था और वहां की सब्जी ठेले वालों से मारपीट कर रहा था। थाना प्रभारी की काफी देर हंगामा करने के बाद गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चल रही एक बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को चूड़ियां भेंट कर दी। इसके बाद बैठक में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसे बाद में किसी तरह शांत करवाया गया। हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार एक कार ने एक महिला समेत 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि एक साइकिल सवार बुरी तरीके से जख्मी हो गया। बताया गया कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। वहां ताजा पड़ी बर्फ के बाद तापमान काफी कम हो गया। हालांकि वहां पहुंचे सैलानियों ने इस बर्फबारी का खूब आनंद लिया। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी है। कई जिलों में बारिश और आसमान से मुसीबत बनकर बरस रही है। राजधानी चेन्नई में तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। मकान और दुकान में बारिश का पानी घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना तक मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से शहर की एक सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। कुछ लोग तो अपने घरों की खिड़की से बाहर की तरफ झांकते रहे। देखने से ऐसा लगा जैसे भारी बारिश की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हों। नए साल पर मंदिर में भीड़ उमड़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नए साल के मौके पर देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जहां भक्तों की लंबी कतार देखी गई, वहीं पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यूपी के अयोध्या और मथुरा के मंदिरों में भी भक्तों की भारी तादाद देखने को मिली। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सहारनपुर में एक रैली के दौरान बीजेपी, समाजवादी पार्टी और BSP को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना की बढ़ते मामले को देखते हुए नए साल के पहले हफ्ते में आंशिक लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सुबह बड़े अधिकारियों के साथ होने वाली अहम बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेंगी। संसद की गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से हैदराबाद और गोवा की एक हफ्ते की यात्रा स्थगित कर दी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की यात्रा 7 जनवरी से होने वाली थी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर और श्री शैलम मंदिर के कुछ पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम को उन मंदिरों के प्रसाद भी दिए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब सुंदर बहादुर और उमेश कुमार नाम के 2 कलाकार देहरादून में ऑडिशन कराने के विरोध में डीएम ऑफिस की छत पर चढ़ गए। अधिकारियों के हाथ पांव तब फूल गए जब दोनों ने उनकी मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए छत से कूदने की धमकी दे डाली। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही एसडीएम प्रत्युष सिंह समेत कई दूसरे अधिकारी दोनों कलाकारों को मनाने के लिए छत पर पहुंच गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों टस से मस नहीं हुए। अच्छा क्या एज है? मेरी 35। मैं आपसे 10 साल कुछ बड़ा तो मानो। बात सबके सामने बात तो ले लीजिए। काफी देर तक अधिकारी दोनों को मनाते रहे और जब उनकी समस्या सुलझाने का भरोसा दिया गया तब जाकर दोनों कलाकारों ने अपनी जिद छोड़ी। बाद में दोनों को समझा बुझाकर छत से नीचे उतारा गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हम कुमाऊं से गढ़वाल मंडल में ऑडिशन देने नहीं जा सकते हैं। आप जिला वाइज उधम सिंह नगर, चंपावत इत्यादि जो भी कुमाऊं के जिले हैं उनमें आप करा। ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र में लगी सख्त पाबंदियों के बीच नासिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो शिवसेना की एक राजनीतिक सभा का है जहां सरकार की पाबंदियों का जरा भी असर नहीं दिखा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे। नासिक से सामने आई एक तस्वीर में शिवसेना की एक सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा दिखी। वीडियो देखकर तो ऐसा लगा जैसे कोई चुनावी रैली हो रही हो। एक पंडाल में रखी सैकड़ों कुर्सियां खचाखच भरी थी। इतना ही नहीं, मंच पर पांव रखने तक की जगह नहीं बची, क्योंकि कई समर्थकों के बीच अपने नेताओं के करीब जाने की होड़ मची रही। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए, वहां ना तो नेताओं ने और ना ही समर्थकों ने अपने चेहरों पर मास्क लगाना जरूरी समझा। यानी कोरोना को भूलकर सभी लोगों ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। कुछ ऐसी तस्वीरें भीमा कोरेगांव में भी देखने को मिली, जहां युद्ध की 204वीं बरसी पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। इनमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के मार्च में शामिल हुए। इनके बीच ना तो जरूरी दूरी थी और ना ही ये लोग कोरोना नियमों का पालन करते दिखाई दिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक रेस्टोरेंट ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अनोखा तरीका निकाला। वहां खिलौनों की ट्रेन के जरिए ग्राहकों तक खाना पहुंचाने की शुरुआत की गई।
जिसने रेस्टोरेंट में पहुंच रहे लोगों का खूब ध्यान खींचा। जो तस्वीरें उस रेस्टोरेंट से सामने आई उनमें साफ दिखा कि खिलौनों की इन ट्रेनों ने मालगाड़ी की तरह एक जगह से खाना लेकर दूसरी जगह पहुंचाया। इसके लिए रेस्टोरेंट में किचन से लेकर अलग अलग मेजों तक पटरियां बिछा दी गई, जिनसे गुजरते हुए ट्रेनें ग्राहकों तक उनका ऑर्डर किया गया खाना ले जाने के काम में जुट गई। They'll be handing over the train department and they'll be placing according to the respective table. ग्राहकों की मेजों तक जब वो ट्रेनें पहुंची तो इस अनोखे तरीके को देखकर उनकी निगाहें भी टिक सी गई। कोई अपने मोबाइल में इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो किसी की मुस्कुराहट ने भी रेस्टोरेंट के इस अनोखे तरीके पर अपना अनुभव जाहिर कर दिया। हरियाणा के अंबाला से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वो महिला दवाइयां खरीदकर घर लौट रही थी। तभी एक बेकाबू कार ने उस महिला को सामने से टक्कर मार दी। ये घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सड़क के किनारे वो महिला बाकी लोगों की तरह जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में कई फीट उछलकर कुछ दूरी पर जा गिरी, जबकि कार सामने वाले मकान की दीवार से जा टकराई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग जमा हो गए। जानकारी मिलते ही महिला के कुछ रिश्तेदार भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और सामने महिला के शव को देखकर जोर जोर से रोने लगे। कुछ देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी ड्राइवर को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। अभी हम उसके परिवार वालों से उसके बयान हासिल करके पर्चा दर्ज करने लग रहे हैं। इलाके के लोगों का ये भी आरोप है कि हादसे के वक्त कार का ड्राइवर नशे में था। राजस्थान में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जहां पिछले 24 घंटे में 301 नए मामले सामने आए, वहीं देहरादून में ओमिक्रॉन के 4 नए मरीजों का पता चला, जबकि मुंबई में सबसे ज्यादा 6,347 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान को बम से उड़ाने की साजिश का अलर्ट मिलते ही उसे और मॉल रोड को एहतियातन खाली करा लिया गया। इसके साथ ही शहर के सभी भीड़भाड़ वाले इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। कोरोना की बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने यहाँ अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने की भी बात कही। अपनी चिट्ठी में केंद्र ने राज्यों से हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने की भी सलाह दी। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में 55 साल की एक महिला की मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क जाम कर दी। आरोप है कि 3 ट्रक यमुना नदी से रेत निकालकर तेज रफ्तार में निकले और उस महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ गए, जिससे उसने दम तोड़ दिया। एक डंपर ने तो कुचली दी, उसके साथ 3 डंपर लगातार उसे निकालते ऊपर से निकालते चले गए। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, नाराजगी जता रहे लोगों से बातचीत की और उन्हें इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही उस महिला के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा गया। जो ये कार्रवाई चाहते हैं, जिस भी धारा में चाहते हैं उसमें की जाएगी।